आज के इस प्रेस वार्ता में सभी अपने प्रेस प्रतिनिधियों का तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 25 प्रस्ताव थे, जिसमें से 23 पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन मिला है। सबसे पहले विधान मंडल का सत्रावसान का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद जो 2 नहीं हो पाए वो डिफर हो गए, वो भी बता देंगे आपको। ये विशेष रूप से जिनको हमें फोकस करना है वो है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ये खास तौर से अभी तक जो डिप्लोमा होल्डर्स होते थे उन लोगों के लिए ये प्रोविजन था, उनके लिए अप्रेंटिस का। लेकिन अब कोई भी ग्रेजुएट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें भारत सरकार का 50% पैसा रहेगा, यानी 4500 और 1000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार का। लगभग 10 लाख लोग इस वर्ष इस पे लाभान्वित हो सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन है और 4500 रुपया भारत सरकार देगी, 3500 रुपये एंटरप्रेन्योर देंगे जिनके यहाँ ये प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप होगी, और 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो इस वर्ष 10 लाख लोग तक इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। 9000 रुपये इसमें स्टाइपेंड के मिलेंगे। इसके अलावा प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसके 6 डेयरी प्लांटों को पट्टे पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ये 6 डेयरी प्लांट हैं। गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद, ये 10 वर्षीय पट्टे पर ये प्लांट दिए जाएंगे। गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद। जी,
इसके अलावा उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल वेतन इनका 9300 से 34,800 ग्रेड पे के तहत तथा 4200 एवं जूनियर इंजीनियर जिनका ग्रेड पे 9300 से 34,800 रुपए, जितने भी रिक्त पद हैं उनके चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। पहले भी ये व्यवस्था थी, लेकिन बीच के कालखंड में ये व्यवस्था चली गई थी जल निगम के पास। अब फिर से उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग के माध्यम से इन लोगों का चयन किया जाएगा। मेरठ के घनी आबादी वाले व्यस्त क्षेत्र में से जो परिवहन बस अड्डा था उसको शिफ्ट करने की बात है। ये अपने आप में वहाँ के कंजेशन को दूर करने के लिए ये उठाया गया कदम है। खास तौर से ये बहुत काफी दिनों से इसकी मांग चल रही थी। इस परियोजना में भारत सरकार 5872 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार द्वारा 1180 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6048 करोड़ रुपए का व्यवहार बेबहन किया जाना है। इसमें इसके अतिरिक्त और राज्य सरकार पर कोई बहन व्यवहार नहीं आएगा। मेरठ शहर के अंदर बसों का आवागमन न होने से शहर को प्रदूषण और भारी यातायात दबाव के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये इस परियोजना की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए है। इसमें भारत सरकार द्वारा 5872 करोड़, दिल्ली सरकार द्वारा 1180 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6048 करोड़। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बायोडीजल के उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में आज विशेष रूप से ये उत्तर प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन के संबंध में एक नियमावली मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित की गई है। इसमें खास तौर से जितना भी हमारा बायोडीजल बनेगा, अभी तक तो जो व्यवस्था है लगभग 10% तक ही हम मिलावट कर सकते हैं हाई स्पीड डीजल में, लेकिन अगर मानक देखा जाए तो 20% तक की मिलावट की जा सकती है। इसमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार से जो लोग बनाएंगे वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे या किसी प्रकार से उन लोगों को जो अधिकार पत्र दिया जाएगा उसमें ये उनको अधिकार नहीं होगा कि वो किसी प्रकार से अपने स्तर से मिलावट करके बेचें। वो अपने आप में निर्माण करके मैन्युफैक्चर करके इसको प्रोवाइड करेंगे। खास बात इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय यही। अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के संबंध में आज एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो खास तौर से बीओसी के द्वारा संचालित होगी, जो हमारे निर्माण के श्रमिक कर्मी हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगभग 1250 करोड़ रुपए तो उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी, लेकिन उसका संचालन बीओसी बोर्ड के द्वारा होगा और इसमें वो बच्चे भी इसमें पढ़ाई कर सकेंगे
जो किसी न किसी रूप में कोरोना से प्रभावित रहे, खासतौर से 6 से लेकर 12 तक 500 लड़कियों के लिए, 500 लड़कों के लिए लगभग 1000 जनता के ये विद्यालय बनेंगे और इसका संचालन बीओसी के द्वारा होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में बीओसी है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन कर्मचारी बताई दिया है। 1 मिनट, मेरठ शहर जल्दी का अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के और संचालन के संबंध में ये कक्षा 6 से 12 तक के निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 1000 छात्रों के लिए 500 छात्र तथा 500 छात्राओं की आवासीय क्षमता युक्त एक अर्थात कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इसमें अटल आवासीय विद्यालय मूलतः शैक्षिक व सामाजिक न्याय, एजुकेशन प्लस सोशल जस्टिस के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। वो विद्यालय उच्च गुणवत्तापूर्ण संस्था होगी जहां शिक्षा एवं अवस्थापना की बेहतर सुविधाएं होंगी। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करेगा। वर्तमान में समान उद्देश्य और मॉडल पर भारत सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय संचालित है। अटल आवासीय विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों के पटल पर विकसित किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण राज्य सरकार के बजट से धनराशि से कराया जा रहा है। विद्यालयों में प्रवेशित ये है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जो आप बीओसी की फुल फॉर्म पूछ रहे थे। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग का। अटल आवासीय विद्यालयों के क्रियान्वयन तथा प्रबंधन अटल आवासीय विद्यालय समिति करेगी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो हर मंडल में इसको संचालित किया जाएगा। हर घर तिरंगा वाली बात तो हो चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव हर तिरंगा हो गया, 25 क्लब हो गए। हम समझते हैं कि हमारे प्रस्ताव तो हो गए। मैं माननीय शाही जी को जी अप्रेंटिस हो गया, कोऑपरेटिव डेयरी हो गया। एक अयोध्या का प्रस्ताव है, एक सड़क का चौड़ीकरण, ये है अयोध्या जनपद अयोध्या में अयोध्या बिलहर घाट एबी बंदा मार्ग। इसकी लंबाई है 16.57 किलोमीटर। इसका वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग का कार्य पुनरीक्षित प्रशासकीय, क्योंकि इसमें बढ़ गया, पहले 2 लेन था, अब ये 4 लेन हो गया। तो इसमें खास तौर से अयोध्या की महत्व को देखते हुए ये मार्ग NH-27 के 138 में दाएं तरफ से निकलकर दशरथ समाधि को जोड़ते हुए SH-30 के किलोमीटर 132 4 लेन में मिलता है। ये मार्ग पौराणिक स्थान सहित अनेक तीर्थ स्थल को जोड़ता है। मार्ग 4 लेन बन जाने से निर्माणाधीन थीम पार्क, अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड, भगवान श्री राम जी की प्रस्तावित 251 मीटर ऊंची मूर्ति स्थल से जुड़ जाएगा और तथा बाईपास के रूप में उपयोग होगा। ये भी अपने आप में आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। पहला जितने भी हमको
हाँ ये एक अंतिम ये है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण करने की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने बजट में इस वर्ष 3600 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, तो आज मंत्री परिषद ने 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का अनुमोदन दिया है वर्ष 23-24 के लिए। थैंक यू वेरी मच। माननीय शाही जी से अनुरोध करेंगे कि वो कृषि और कृषि से संबंधित विभागों पर अपना वक्तव्य दें और प्रकाश डालें। दो प्रस्ताव, एक तो अगले हफ्ते आ जाएगा, इंडस्ट्री का है, थोड़ी सी एक इंडस्ट्री का है और एक और है जी जी जी। एक अगले हफ्ते आएगा वो। एक और है, अभी बता रहे हैं, आप बताइए। शुरू करें जी। आज किसानों के, खासतौर पर आलू किसानों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश के भीतर वैश्विक कृषि के संस्थान 2017 के पहले नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर की स्थापना हम लोगों ने कराई और अभी एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र पेरू, उसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर आगरा में स्थापित किए जाने के लिए 10 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव आज राज्य सरकार ने उनको दिए जाने पर सहमति जताई है और ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार गुरुग्राम के नाम से 99 वर्ष के लिए लीज पर दी जाएगी। हमारे प्रदेश के भीतर 10 लाख किसानों के द्वारा 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 242 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है और अनेक बार आप सब देखते भी हैं कि आलू बीज की समस्या रहती है। हम लोगों को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से 1000 मीट्रिक टन से भी कम आलू ब्रीडर आलू मिल पाता है और उससे ब्रीडर से प्रमाणित बीज बनाए जाने में 4-5 वर्ष की अवधि लगती थी। इस संस्थान के आने से हमको राज्य के भीतर गुणवत्तापूर्ण आलू के बीज के उत्पादन कराए जाने में सहूलियत होगी। ये आगरा के सिंगरा कृषि प्रक्षेत्र है और उद्यान विभाग को 138.50 हेक्टेयर भी इसी के साथ जाएगी। उसमें से 10 हेक्टेयर जो है वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को 99 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी। वहाँ पर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी काम करेंगे, आलू के जर्म प्लांट और प्रिजर्वेशन और डिसमिनेशन के लिए, और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को विकसित किए जाने के लिए यह जो लैंड दी जा रही है या पेरू रिसर्च सेंटर इस पर काम करेगा। इस पर 121 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, जिसमें से 65 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 56 करोड़ रुपए ऑपरेशनल एक्सपेंस के रूप में खर्च होंगे। आईसीआर की टीम ने उसका आकर के निरीक्षण किया है और उन्होंने इस बात पर सहमति दी है कि आगरा सबसे मुफीद जगह है जहाँ पर इस सेंटर को स्थापित किया जाए। इस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि आलू उत्पादक किसानों के लिए भविष्य में यह एक मील के पत्थर के रूप में यह साबित होगा। हमारा यह आज का प्रस्ताव खासतौर पर आलू किसानों के दृष्टि से। दूसरा प्रस्ताव महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर के लिए कुशीनगर जनपद के भीतर तमकुही राज में स्थित तमकुही राज तहसील के टड़वा बोमनौली में बाबू गेदा सिंह गन्ना संस्थान की भूमि 276 एकड़ 21 डिसमिल ये कृषि शिक्षा विभाग को दिए जाने का फैसला हुआ है, जिसके माध्यम से वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसमें उसके कार्य को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा और विशेष रूप से इसमें
शुगर के डेवलपमेंट और शुगर टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा महाविद्यालय वहाँ पर जब भविष्य में निर्माण होगा तो उस पर इसका काम प्रारंभ किया जाएगा। इसी तरीके से कानपुर के मेट्रो निर्माण के संदर्भ में कानपुर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत एक परियोजना के कॉरिडोर 2 के डिपो बनाए जाने के लिए कृषि विभाग की 14.6 हेक्टेयर CSA की जमीन जो है उनको उपलब्ध करवाई गई थी। 14.6 हेक्टेयर की वो जमीन चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की, उसको कंपनसेट करने के लिए कृषि विभाग का कानपुर खमीरपुर रोड पर स्थित बिदरू तहसील लोअर गंगा कैनाल के किनारे कृषि विभाग का एक बीज प्रक्षेत्र है, उसमें से 15.69 हेक्टेयर का प्रक्षेत्र है वो उनके और इसके बदले में जो है वो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय को दी जाएगी। यह एक दूसरा फैसला इसके संदर्भ में हुआ है। तीसरा, एक लखनऊ में राजकीय कृषि रक्षा इकाई गोसाईगंज है, वहाँ जो है वो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। 61 वर्ष पुराना भवन है, उसे तोड़ने पर सहमति डिसमेंटल करके और वहाँ पर कृषि कल्याण केंद्र बनाई जाएगी। बोलते हैं पर्यटन को प्रोत्साहित किए जाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और इसके लिए जनपद बिजनौर के धामपुर तहसील के अमानगढ़ में टाइगर रिजर्व के निकट पर्यटन सुविधाओं को विकसित किए जाने के लिए इसमें 5.76 हेक्टेयर और 2 प्लॉट के भीतर उसे चिन्हित करते हुए यह बंजर योग्य भूमि है, उसको इस योजना के भीतर शामिल किया जाएगा ग्राम फतेहपुर के भीतर, और वहां पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित किए जाने के लिए यह पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी, जिससे कि वहां पर वो जो जगह है उसमें 16,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का वन क्षेत्र है और अति सुंदर परिदृश्य और वन विस्तार, बहती हुई नदियां और सुंदर झरने और बांध और जलाशय झील वहां पर स्थित होते हैं, जिससे वहां पर विकसित पर्यटन के आने की संभावनाएं काफी है। और उसको कुछ वर्षों पहले राज्य सरकार ने प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के अमानगढ़ में बनाए जाने का निर्णय किया है, उसके अंतर्गत इस भूमि को उनको हस्तांतरित किया जाएगा। अगला जो है वो बाल विकास परियोजनाओं के संचालित आंगनबाड़ी कार्यक्रम में उनको पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों को, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को और किशोरी बालिकाओं का जिनका वजन कम होती है या खून की कमी होती है, तो उन्हें जिस तरीके से पीडीएस से ई-पॉस मशीन के माध्यम से आज राशन वितरण हो रहा है, वही सिस्टम इसके भीतर लागू किया जाएगा और यूपी डेस्को की अध्यक्षता में क्रय समिति बनेगी, जिसमें बाल विकास विभाग के लोग भी बाल विकास अपने प्रतिनिधियों को नामित किया जाएगा और उसके माध्यम से ये ई-पॉस मशीन लेकर के और आने वाले दिनों में बाल पोषाहार जो है और उनको इसी माध्यम से, इसी रूप से वितरित किया जाएगा। ये तो आप बता ही दिए। राम जन्मभूमि अयोध्या मार्ग, गन्ने का चीनी उद्योग का चीनी उद्योग का एक बना और ड्राफ्ट हुआ है, तो बस ये 2 ड्राफ्ट हुए। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। सब आप जानते हैं, आप लोगों की जो बता दिया उन्होंने, जो